जन्म दर जन्म अलखा नंद के क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला और तेजी से धधक रही थी। पिछली बार उसे पेड़ से बांधकर पीट पीट कर मारा गया था। फिर एक जन्म हुआ। इस बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर नामक गांव में, बड़े प्रतिष्ठित गांव में जन्म लिया था उसने। पिताजी गांव में जमींदार थे। माताजी बड़ी धार्मिक महिला थी। भगवद गीता, रामायण का हर हमेशा पाठ चलता था घर में। अलखा भी अब समझदार हो चुका था। इस जन्म में उसका नाम ठाकुर संग्राम सिंह था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर वो एक अच्छा इंसान बना। हालांकि भीतर से वो अब भी वही अलखा नंद ही था, पर ये प्रतिष्ठा जो उसे खानदानी विरासत के रूप में मिली थी, वो इसका इस्तेमाल ढाल के रूप में करना चाहता था। अपने साधना के इस सफर में उसने सम्राट अशोक के समय से लेकर राजपूत काल, फिर मुस्लिम काल और अंग्रेजी हुकूमत भी देखी थी। अब भारत फिर स्वतंत्र हो चुका था। इस दौर में उत्तर प्रदेश, बिहार में नए नए नेताओं का उदय हो रहा था। युवा क्रांतिकारी नेता के रूप में उसे भी प्रसिद्धि मिलने लगी थी। साधना का काम बड़ी चुपचाप चल रहा था। अपने माता पिता को भी उसने बलि चढ़ा दिया। हवेली के नीचे तहखाने में एक विशेष साधना कक्ष बनाया। यह इतना गुप्त था कि उसकी पत्नी को भी इसका ज्ञान नहीं था। केवल अति विश्वासपात्र नौकर सोहन को इसका पता था। बनाने वाले कारीगरों को भी इसी कक्ष में बलि चढ़ा दिया गया। सोहन लोगों को बहला फुसला कर यहाँ लाता। मालिक क्या करते हैं उसको नहीं पता था। बस उसको मोटी रकम मिलती थी और उसके लिए इतना जानना काफी था। गुमशुदा लोगों की जांच करते हुए एक बार पुलिस उस तक लगभग पहुंच ही गई थी। वो तो ठाकुर साहब ने राजनीतिक शक्ति के प्रयोग से उसे बचा लिया। साधना पूर्ण होने को अब कुछ ही बालियां शेष थी। अलखा की जन्मों की मेहनत सफल होने वाली थी। यही उसने कुछ अधीरता दिखा दी। सोहन को गांव से ही बच्चों को उठाने को कह दिया। बाहर जाने पर उसके पकड़े जाने और फिर भेद खुल जाने का डर था। सोहन कुछ बच्चों का प्रबंध करने में सफल रहा, पर इससे गांव में हड़कंप मच गया। अब केवल 3 बालियां शेष थीं। अलखा की नजर में तो इंतजाम हो ही गया था। एक सोहन, एक उसका खुद का बेटा अभिमन्यु और पत्नी सावित्री। मगर पीछे उसने जिस तरह अधीरता दिखाई थी, सोहन कुछ सकते में था। उसे लगने लगा था कि अगर बलि का इंतजाम न हुआ तो उसकी जान भी संकट में आ सकती है। और उसका शक बिल्कुल सटीक था। मौन अमावस्या की रात को मालिक ने उसे बुलाया। सोहन भी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था और बेहद शातिर भी। वो अपनी जीप के नीचे ब्लेड छुपा कर ले गया था ताकि आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सके। संग्राम सिंह उर्फ अलखा ने उससे कहा, मेरा काम पूरा हो गया है, अब किसी को लाने की जरूरत नहीं। ठीक है मालिक, तो अब मेरी छुट्टी? हाँ, तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मैं गुप्त कमरे में क्या करता था? मालिक कभी पूछे नहीं, मगर मन था जानने को। आओ, दिखाता हूँ। संग्राम सिंह आगे और सोहन उसके पीछे। पहली बार सोहन को उस गुप्त कक्ष में जाने का मौका मिला था। अंदर का वातावरण बिल्कुल अलग था, ठंडा, अपने आप में एक भारीपन लिए हुए। वहाँ एक बलि वेदी थी और अंधेरे में श्मशान भैरवी की काली मूर्ति उस पर तो एक बार में नजर गई ही नहीं। ये अत्यंत भयानक मूर्ति थी। अलखा धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था। धीरे धीरे उसने स्वर ऊंचा किया। सोहन उस मंत्र को समझ नहीं पा रहा था, पर उसकी आवृत्ति से सोहन का दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। फिर सिर घूमने लगा। यूं तो वो मजबूत दिल का आदमी था, पर उसके हाथ पैर अभी सुन्न हुए जा रहे थे। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसने मुंह से ब्लेड निकालकर संग्राम सिंह के गले पर वार कर दिया। खून की धारा फूट पड़ी। फिर शुरू हुई हाथापाई। अलखा को इसके उम्मीद नहीं थी। अक्सर लोग मंत्र जप सुनकर बेहोश हो जाते थे। जो बेहोश नहीं होते वो भी मूर्तिवत ही रह जाते। सोहन ने पहला मौका देखकर दौड़ लगा दी। अलखा ने उसे पकड़ लिया, पर इतने में गांव वाले भी हल्ला सुनकर इकट्ठा हो गए। अलखा को गांव के लोग भगवान मानते थे।
उसके गले से निकलते खून को देखकर सबने सोचा कि सोहन शायद घर में डाका डालने की कोशिश कर रहा होगा। गांव वालों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अलखा उर्फ संग्राम सिंह के लिए सोहन का जिंदा रहना अब बहुत खतरनाक था। उसने भीड़ को और भड़काया और सोहन उस उग्र भीड़ के धधकते गुस्से का ग्रास बन गया। उसके मरने के बाद भी अलखानंद ने 4 बार उसकी जब जांची वो आश्वस्त होना चाहता था। फिर लाश को ठिकाने लगा दिया गया। शोर सुनकर सावित्री देवी भी जाग गई थी। जल्दबाजी में अलखा गुप्त कक्ष का दरवाजा बंद करना भूल गया। सावित्री उस कमरे में दाखिल हुए। वहां का नजारा देख एक बार की तो उनका सिर चकरा गया। फिर दीवारों पर बने चित्रों को उन्होंने देखा। साधना की पूरी विधि उन पर चित्रों के रूप में अंकित थी। एक तांत्रिक ग्रंथ भी वहां था। सावित्री शास्त्र पाठ करने वाली महिला थी। संस्कृत में लिखे श्लोक और विधि और उस पर आधारित चित्र देखकर वो मामला समझ गईं। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप जाकर कमरे में सो गई। मामले की गंभीरता से वो कुछ वाकिफ हो गई थी। जब अलखा वापस आया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सीधे कमरे की तरफ गया पर वहां सब सामान्य था। सावित्री और अभिमन्यु सोए हुए थे। उसने फटाफट पहले कक्ष बंद किया, फिर सावित्री को जगाया और बताया कि सोहन हवेली में चोरी कर रहा था। उन्होंने देख लिया तो उसने हमला कर दिया। इस पर गांव वालों ने उसे पीट कर मार दिया।